हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन भी एकदम अच्छी चल रही होगी। और आज है 23 जून और आज है संडे। तो संडे वाला दिन होता है मॉक टेस्ट का। तो आज मैंने भी मॉक टेस्ट दिया था, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों के मुझे कमेंट आए थे कि दीदी आज का मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और आज के मॉक टेस्ट में हमारे बहुत कम स्कोर हुआ है। तो किसी का कमेंट आया था, उनका काफ़ी अच्छा स्कोर था, 230 था आई थिंक। तो किसी का बहुत कम था। तो देखो, अगर कभी कभी हो जाता है कि कोई मॉक टेस्ट होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो हो सकता है कि आपके उसमें थोड़ा कम नंबर आए हों, तो उसकी वजह से ना डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि काफी कम नंबर आए हैं। एक बार मेरे 204 नंबर आए थे, काफी कम थे वो भी। तो कभी कभी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या फिर उस टॉपिक से ज्यादा पूछ लिए जाते हैं जो हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो ऐसा हो सकता है। तो इसकी वजह से ना बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, खुद को एकदम मोटिवेटेड रखना है और हमेशा अपनी तैयारी करते रहना है। क्योंकि क्या पता एग्जाम वैसे भी उस लेवल का नहीं आता है जिस तरह का मॉक टेस्ट देते हैं, थोड़ा सा उससे इजी लेवल ही होता है। अगर आपने देखा भी होगा तो फरवरी में जो एग्जाम आया था वो थोड़ा इजी था। पहले तो बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। बात करने से पहले बात कर लेते हैं कि हम क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं फिलहाल इस टाइम पर, और पिछले एक दो टाइम से मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम दो चीजें पढ़ रहे हैं, जो कि है रीजनिंग वाला पार्ट और जीके जीएस वाला पार्ट। तो जीके जीएस मैं इस बुक से पढ़ रही हूँ, मैंने आप सभी को बताया था, और इसमें मैंने ज्योग्राफी वाला पार्ट पढ़ा था मैंने अभी। तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितना ज्योग्राफी वाला पार्ट पढ़ लिया है इस बुक के अंदर। देखो, ये था ज्योग्राफी वाला पार्ट। और आई होप कि आप सभी भी पढ़ रहे होंगे साथ साथ में, क्योंकि ये बुक मैंने अभी मंगाई है, ज़्यादा टाइम पहले नहीं मंगाई है, अभी शायद 4-5 दिन होंगे। तो अभी पढ़ना शुरू की है ये मैंने बुक। तो ये वाला पार्ट, ज्योग्राफी वाला पार्ट पढ़ रही थी मैं। डेली इसके 5 पेज पढ़ने की कोशिश करती हूँ, अलग अलग चैप्टर के। इसके अंदर आई थिंक 5 से 6 चैप्टर्स हैं, तो अलग अलग चैप्टर्स के एक दिन में कोशिश करती हूँ कि 5 पेजेस तो एटलीस्ट पढ़ सकूँ, क्योंकि उसके अंदर और भी चीज़ें पढ़नी होती है, जैसे रीजनिंग भी हम साथ में ही पढ़ रहे हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ ज्योग्राफी वाले पार्ट में मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी वाले पार्ट में, मैंने ब्रह्मांड का पढ़ लिया है और तारे, सौरमंडल, ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं। सौरमंडल का पूरा पार्ट कंप्लीट करने के बाद पृथ्वी की गतियाँ, कटिबंध और भूकंप, ज्वालामुखी, स्थलमंडल, पर्वत, पठार, मैदान और महाद्वीप की अगर मैं बात करती हूँ, महाद्वीप वाले पार्ट तक मैंने पढ़ लिया है। मैंने इसमें अफ्रीका महाद्वीप तक पढ़ लिया है, ऑस्ट्रेलिया वाला रह रहा है। अफ्रीका महाद्वीप तक मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आपके पास भी ये बुक हो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे साथ में ही, तो अफ्रीका महाद्वीप तक मैंने आज इसका कंप्लीट कर लिया है। कुछ पार्ट मैंने पहले पढ़ा था, कुछ पार्ट आज पढ़ा है। तो ये वाला पार्ट मैंने पढ़ लिया है इस वाली बुक का। तो डेली इसके 4 से 5 पेजेस हम पढ़ते हैं। और इसके बाद जो अदर मैं चीज़ पढ़ रही हूँ वो है रीजनिंग वाली बुक, क्योंकि मैथ वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैथ्स में कंप्लीट पढ़ चुकी हूँ। और हिंदी लगभग तैयारी है, हिंदी तो। और इसके बाद अगर जीएस की बात करूँ तो ये पढ़ी रही हूँ, मैंने अभी आपको बताया। रीजनिंग की ये वाली बुक हम पढ़ रहे हैं, जो कि है अंकित भाटी सर की। ये बुक इतनी ज़्यादा बढ़िया, अभी मैंने सिर्फ इसका एक ही चैप्टर पढ़ा है अभी, जो कि है एनालॉजी वाला। तो पहला चैप्टर इसके अंदर एनालॉजी है, ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ा है। लेकिन इस बुक के अंदर ना एक ही चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है मुझे कि किस चैप्टर, मतलब कौन से क्वेश्चन करूँ, कौन से वाले छोड़ दूँ। क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करती हूँ, क्योंकि हर एक चैप्टर के अंदर 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, आई थिंक 300 के आसपास क्वेश्चन है। तो सभी चैप्टर्स तो मैं नहीं, मतलब सभी क्वेश्चन तो नहीं कर सकती हूँ, इसलिए थोड़ा सा चूज करना पड़ता है कि कौन से क्वेश्चन करने हैं मुझे। तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। रीजनिंग की वाली बुक पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, तो एक ही चैप्टर हुआ है इसका, लेकिन इससे पहले भी हम रीजनिंग पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हमने रीजनिंग नहीं पढ़ी है। तो जीके और जीएस में ये पढ़ती हूँ, रीजनिंग में ये। उसके अदर जो पढ़ते रहते हैं वो है करंट अफेयर वाला पार्ट। करंट अफेयर वाली क्लासेस मैं लेती रहती हूँ कहीं ना कहीं से। जैसे अभी मैंने आपको एक चैनल भी बताया था, नेक्स्ट एग्जाम करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैं करंट अफेयर वाला पार्ट पढ़ रही हूँ। और भी अगर मुझे करंट अफेयर की कोई क्लासेस मिलती रहती हैं, जैसे जब हम पढ़ते रहते हैं तो यूट्यूब पर आती रहती है नोटिफिकेशन से, तो ये वाली मैं क्लासेस लेती रहती हूँ। और इसके अलग जो मैं बुक से थोड़े बहुत अपना कभी कभी प्रैक्टिस सेट सोल्व कर लेती हूँ, ये है ये वाली बुक, जो कि है अरिहंत की। इससे मैंने एक प्रैक्टिस सेट सोल्व किया था कल। तो कल कोई वीडियो नहीं आई थी जिसकी वजह से मैं नहीं बता पाई, लेकिन मैंने इसमें एक प्रैक्टिस सेट सोल्व किया था। ये बुक काफ़ी इजी है, इसलिए मैं इसकी कमी करती हूँ, इसलिए मैंने इसका एक प्रैक्टिस सेट सोल्व किया काफ़ी टाइम बाद। तो अच्छे नंबर थे, 232 नंबर थे, लेकिन वो कम टाइम में कर लिया था मैंने, 2 घंटे से कम टाइम में हो गया था। क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब जो भी क्वेश्चन होते हैं ना बहुत ही ईजी सी कैलकुलेशन होती है इसकी, ईजीली हो जाते हैं। तो इसलिए ये वाली बुक से भी पढ़ रही हूँ मैं। इसके अदर ये अरिहंत के प्रैक्टिस सेट है, लेकिन इसके अदर मेरे पास किरण के प्रैक्टिस सेट भी है, लेकिन वो वाले मैं अभी कम कर रही हूँ, उससे भी एक दो प्रैक्टिस सेट सोल्व किए हैं उसके, इसके ज़्यादा किए हैं बल्कि। और अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की कि किस तरह का था आज का मॉक टेस्ट और क्या क्या क्वेश्चन थे जो थोड़ा डिफिकल्ट थे। देखो, अगर बात करूँ तो जीके जीएस वाला पार्ट थोड़ा ठीक था, और मुझे रीजनिंग वाला ही पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगा।
और हिंदी के जितने भी नॉर्मल क्वेश्चन थे, जो व्याकरण वाला पार्ट था वो सब तो ईजी था, लेकिन जो साहित्य वाला पार्ट था वो थोड़ा बहुत ही अलग लेवल का पूछा हुआ था। मतलब वो वाला साहित्य वाला पार्ट तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। जो साहित्य के आज क्वेश्चन थे उस तरह के साहित्य के क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़े हैं। और मैथ की बात करूँ, मैथ तो ईजी था। कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े अटकाने वाले थे या फिर जो थोड़े कैलकुलेटिव थे, उसमें एक दो क्वेश्चन तो मुझे लगे काफी ज्यादा कैलकुलेशन के, जिसकी वजह से मैंने एक दो क्वेश्चन तो छोड़ भी दिए थे जो नहीं किए थे मतलब। तो अभी देख लेते हैं कि किस तरह से क्या क्या स्कोर रहा है किस सब्जेक्ट में। सबसे पहले मैथ से लेकर चलते हैं। अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ में मेरे 18 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 2 क्वेश्चन हैं जो अनअटेम्प्ट हैं। लेकिन मैथ को करने में मुझे 32 मिनट और 11 सेकंड का टाइम लगा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इतना टाइम अगर हम मैथ में ले लेंगे तो फिर अदर सब्जेक्ट के लिए क्या टाइम बचेगा। तो इसमें टाइम काफ़ी लगा था। मैथ के कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़ा अटकाने वाले थे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो मुझे चैप्टर थोड़ा बेकार सा लगता है, जो मेरा बहुत थोड़ा वीक चैप्टर है, उससे 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे आज। जैसे कि टाइम स्पीड और डिस्टेंस वाला चैप्टर है, ये मुझे थोड़ा सही से समझ नहीं आता, इससे आज क्वेश्चन आए हुए थे 2 से 3। बट लकीली 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनके फॉर्मूले मुझे पता था, जो फॉर्मूले से वाले थे, तो वो हो गए थे। 18 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है, गलत क्वेश्चन कोई नहीं हुआ है, और 32 मिनट 11 सेकंड में ये हो गए थे। इसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 44 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 3 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है। और रीजनिंग को करने में जो टोटल टाइम लगा है वो है 48 मिनट और 2 सेकंड। तो 48 मिनट लगे, ये भी ठीक है टाइम। कहीं ना कहीं रीजनिंग के जो सीरीज वाले क्वेश्चन थे ना, सीरीज वाले क्वेश्चन करने में मेरी मिस्टेक हो रही थी। सीरीज वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, मतलब बड़ी सी सीरीज दी हुई थी कुछ, या फिर अटकाने वाली सीरीज थी कुछ, सीरीज वाले क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। और जिस पिछली बार मैंने आपको बताया था ना, वो जो बड़े से क्वेश्चन होते हैं, जी दिया जाएगा या पीएफ दिया जाएगा, वो वाले क्वेश्चन थे, तो लास्ट टाइम मेरे सारे गलत थे ये वाले क्वेश्चन। लेकिन इस बार मुझे समझ आ गए थे क्वेश्चन, क्योंकि पिछले वाले टेस्ट में भी यही क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड। तो आज वाले टेस्ट में मैंने ठीक ठाक किया है ये वाले क्वेश्चन, जी और पीएफ वाले तो सारे ठीक हैं। आई थिंक एक गलत है सिर्फ। और हिंदी की अगर बात करूँ तो हिंदी में सिर्फ 27 क्वेश्चन ठीक हुए आज। तो ये आप देख सकते हो, पिछली बार मेरे आई थिंक 34 या 35 क्वेश्चन ठीक थे हिंदी के अंदर। लेकिन आज साहित्य वाला जो पार्ट पूछा होता ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, तो जिसकी वजह से इतने कम क्वेश्चन ठीक हुए हैं। 27 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 5 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं, और 11 मिनट का टाइम लिया हिंदी को सोल्व करने में मैंने। इसके बाद अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँ, जीके वाले पार्ट की बात करूँ, तो इसमें मेरे 31 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। इसको करने में 5 मिनट लगे हैं मुझे, तो ये वाला टाइम भी इसमें मैंने कम ही टाइम लिया है। हाँ, आई थिंक मुझे लगता है तो टाइम की कुछ गड़बड़ी होगी, इतने कम टाइम में तो नहीं होता, क्योंकि कभी कभी ना टाइम ये गलत दिखा देता है। मतलब टाइम सही नहीं चलता। जैसे हम किसी और टाइम पर जब हम मतलब कभी कभी मैंने देखा है कि ये जो मतलब जब मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो किधर का टाइम किधर वाली साइड काउंट हो जाता है, ये सही नहीं पता चलता इसमें। तो इसमें मेरे 31 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है। देखो इतनी ज्यादा जीएस मुझे नहीं आती है, तो 31 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए हैं, तो ये देखकर ही मत समझना कि आपकी तो जीएस बहुत अच्छी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में 24 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मुझे एकदम बिल्कुल अच्छे से आते थे, 100% शॉर्ट थी। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे जो जिनमें मुझे लग रहा था कि 50-50 चांसेस है इसमें, या तो ये वाला है या ये वाला है। क्योंकि होता है कि एक्चुअली में जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, जैसे जीएस वगैरह वाला पार्ट हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो हमें उसका थोड़ा सा याद रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन कहीं तो पढ़ा है, इसका आंसर ये वाला लग रहा है कि ये कहीं तो पढ़ा है, तो इसकी वजह से 50-50 चांसेस लग रहे थे। तो इसमें इसकी वजह से मैंने कुछ क्वेश्चन से चूज कर लिए थे कि हाँ ये वाला हो सकता है, ये वाला है, ये मैंने पढ़ा है, ये मुझे याद आ रहा है कहीं से, और कुछ मेरे गलत हुए हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है ये। बाकी अगर मैं बात करूँ, मुझे सिर्फ जो बिल्कुल एकदम पक्के से आते थे वो थे 24 क्वेश्चन आते थे मुझे इसमें एकदम सही से, जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में। बाकी जो ये मेरे ठीक हुए हैं ये तुक्के से ही हुए होंगे। और अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ तो पहले बता देती हूँ, जो टोटल टाइम लगा है वो 1 घंटा 37 मिनट टाइम लगा है। 8 मिनट जो लगी हैं वो गलत क्वेश्चन के लिए लगी हैं, गलत आंसर करने के लिए। और अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो थोड़े अलग थे, जिस पर डिस्कस करना है हमें। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन था कि दूध, चीज एवं अंडे में कौन से विटामिन होते हैं। तो देखो, एक विटामिन तो होता है जो बिल्कुल सभी को पता होगा, जो कि होता है विटामिन डी। तो सेकंड वाले में मैं कंफ्यूज थी, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि विटामिन सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से मैंने ए और डी वाला चूज किया था, क्योंकि विटामिन सी खट्टी चीजों में होता है, तो इस तरह की चीजों में तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका हमें एक्चुअली आंसर नहीं पता होता है, बट हमें क्या करना होता है कि उसमें से हमें ऑप्शन रिमूव करने भी आने चाहिए। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इस तरह से करके हमें सभी ऑप्शन रिमूव करने हैं 3, उसके लिए सिर्फ बाद में एक ही ऑप्शन बचेगा। तो ये वाले मेथड से भी करना होता है। कभी कभी होता है कि नहीं पता किसी क्वेश्चन का आंसर, तो बाकी ऑप्शन रिमूव करके भी हम कर सकते हैं। ये वाला मैंने ऐसे ही किया था, क्योंकि ए या सी और एक में दिया हुआ था ए या डी, तो ए डी वाला क्वेश्चन ठीक था। उसके बाद
एक क्वेश्चन था अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, लेकिन मुझे इतना पता था कि अवेस्ता इंडिया से तो कुछ रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अवेस्ता का हमने सीधी सी बात है कोई नाम नहीं सुना है। उसके बाद बात करूँ, इजराइल से भी कोई रिलेशन नहीं हो सकता था इस चीज़ का। और उसके बाद मुझे ईरान और मिस्र, इन दोनों में लग रहा था कंफ्यूजन कि इन दोनों में से ही कोई हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर ईरान चूज़ किया, कहीं शायद मैंने पढ़ा हुआ था या फिर ऐसे ही, क्योंकि ज़्यादातर जो हम देखते हैं कि कहीं से खुदाई हुई ये चीज़ पाई गई या वो चीज़ पाई गई, वो इन दोनों जगह पर ही ज़्यादा मिलते हैं। इजराइल वगैरह में आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस तरह की चीज़ें मिली है। तो मैंने ये वाला चूज़ किया था, ये गलती से ही ठीक हुआ है, मतलब तुक्का बोल सकते हो आप इसको, इस तरह से ठीक हुआ है ये। और एक क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत जो है क्राकाटाओ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये भी मुझे क्वेश्चन नहीं आता था। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले इटली मैंने पढ़ा, क्योंकि इटली के मुझे पता है, इटली में तो एटना है और स्ट्रोम्बोली है, तो इटली के ज्वालामुखी के मुझे पता है। और उसके बाद बात करूँ जापान का, ये इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि जापान के अगर आप ज्वालामुखी के नाम देखोगे तो उसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि जापान का ज्वालामुखी है। जैसे उनके नाम ना थोड़े, क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको हम देखते ही पहचान सकते हैं कि वो किस देश से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि जापान के, चीन के, ताइवान, वियतनाम, अगर इधर के आप देशों के इस तरह की चीज़ों की बात करोगे आप उनके नाम को देखकर ना पहचान सकते हो कि किस चीज़ का नाम है। तो जापान का भी नहीं हो सकता था ये, मैंने ये सोचकर क्लिक किया था ये, क्योंकि जापान के अगर नाम होते तो कुछ इस तरह के फ्यूजियामा, ओकाहामा, इस तरह के नाम होते हैं जापान में, तो इसलिए मैंने जापान भी चूज़ नहीं किया था। फिर बारी आती है संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका के मुझे पता है कौन कौन से हैं, तो उसमें भी नहीं था ये। इसके बाद मैंने इसका इंडोनेशिया चूज़ किया, क्योंकि इंडोनेशिया के मुझे नहीं पता था कि कौन से पर्वत है, कौन से ज्वालामुखी है, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया था। बाकी मैंने ये ऑप्शन रिमूव करके किया, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, एग्जैक्ट नहीं आता था, मतलब ऐसे किया था। और एक हिंदी का क्वेश्चन था कि सही अर्थ वाला युग्म जो नहीं है, एक था जलज और जलद वाला। तो स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि शायद क्वेश्चन ही गलत है, इसमें तो सारे ठीक दे रखे हैं, फिर गलत कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने लास्ट में बहुत ध्यान से देखा कि इसमें जलज तो कमल होता है, लेकिन जलद माने समुद्र नहीं होता, जलद माने बादल होता है, क्योंकि जल और दय, जलद यानी कि जल को देने वाले बादल होते हैं, और अगर समुद्र आता तो जल्द ही आता, जल को धारण करने वाला। तो ये वाला इस तरह से था इसका। एक क्वेश्चन था हिंदी में कि हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। तो इसका भी मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली में है क्या, लेकिन मुझे ये पता था कि रामचंद्र जी से रिलेटेड है, तो ऑफकोर्स मैंने रामचंद्र जी का लगा दिया। ये भी ऐसे ही ठीक हुआ है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था कि इसका क्या होगा, लेकिन रामचंद्र जी का मैंने लगाया था, क्योंकि रामचंद्र जी से रिलेटेड राम काव्य परंपरा लिखा हुआ है। तो इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन हमें करने होते हैं, क्योंकि अगर हम सही क्वेश्चन चूज करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, और गलत क्वेश्चन चूज करेंगे तो 0.5 नंबर जाएगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर जब कुछ लग रहा होता है ना कि आपको 50-50 चांसेस हो सकते हैं, तो कहीं 1-2 क्वेश्चन पर हमें रिस्क भी लेना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन था कि अवधि बोली का अन्य नाम क्या है, ये क्वेश्चन भी मुझे नहीं आता था कि अवधि बोली का क्या नाम हो सकता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अवधि बोली है कहीं अवध वाले क्षेत्र से रिलेटेड है, या फिर मैं कहूँ तो रामायण वाले पार्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मुझे कौशली नाम दिखा, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि माता कौशल्या से रिलेटेड है, तो शायद उसके नाम पर अवधि बोली का नाम, ये वाला नाम पड़ गया होगा, इसलिए वाला क्वेश्चन भी मैंने ऐसे ही लॉजिक लगाकर ऐसे ही किया था। इसके बाद एक मैथ का क्वेश्चन था, या शायद रीजनिंग का था ये क्वेश्चन, की इस डिस्काउंट वाला क्वेश्चन था कि स्टोर पर 3 की खरीद पर 1 साबुन मुफ्त पाएं, और एक क्वेश्चन था कि 36 के साबुन की खरीद पर 10 की छूट दी जा रही है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया था, इजी था क्या ये, तो कि हम इसको दोनों को ना अलग अलग निकाल सकते हैं, या अभी मैंने मैथ वाला पोर्शन कंप्लीट किया तो इजीली हो गया था ये वाला क्वेश्चन तो। और एक क्वेश्चन था कि विधि विरुद्ध जमाव में कितने व्यक्ति होने चाहिए जो आपराधिक बल द्वारा किसी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। तो इसमें मैंने लगाया था कि 5 से अधिक। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि 2 से कम या 3 के आसपास तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे, 7 लोग हो जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैंने 5 वाला ऑप्शन चूज़ किया था। तो वैसे मुझे एक्चुअली में बिल्कुल तो पक्का नहीं पता था कि इसका क्या होगा, लेकिन मुझे 5 ही लग रहा था कि 2 या 3 तो बहुत मिनिमम सी बात हो गई कि इतने कम लोग किसी चीज़ को रोकने के लिए, और 7 थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, 5 एकदम ठीक लगा मुझे, इसलिए मैंने ये चूज़ किया था। एक क्वेश्चन था मैथ का था, जब एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से कार्यालय जाता है तो उसे 20 मिनट की देरी होती है, जब वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो उसे 5 मिनट की देरी होती है। तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी पूछ हुई थी। तो ये तो काफ़ी स्टार्टिंग में तो मुझे समझ नहीं आया कि इसमें हो क्या रहा है, लेकिन बाद में मुझे एक फॉर्मूला ध्यान आया, तो उस वाले फॉर्मूले से इजीली हो गया था। S1 × S2 बटे दोनों जो स्पीड होती है उनका डिफरेंस ले लिया जाता है, और जो फिर टाइम का भी डिफरेंस ले लिया जाता है, अगर देरी हुई है दोनों टाइम को तो जोड़ देंगे। ऐसा था ये क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूले के बेस था तो इजीली हो गया था, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो ये क्वेश्चन अटका देता, नहीं होता है सोल्व जल्दी से। और उसके बाद एक क्वेश्चन था चक्रवृद्धि ब्याज वाला, और चक्रवृद्धि ब्याज मैंने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा है, मैंने आप सभी को भी बताया था, मैंने ये पढ़ा था आदित्य रंजन सर से, चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कराया है। और अगर मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होता ना तो मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें ना दोनों रेट अलग अलग दी हुई है, एक है 10% और एक है 12%।
तो देखो मैंने सोल्व कैसे किया था, ये इसको दोनों को ना रेशो मेथड से किया। 10% का रेशो निकाला, 10% से जो इसका वो रेशो बना और उसके बाद 12% से जो रेशो बना वहाँ से निकल कर एक वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हमें इसकी राशि दी हुई है 1000 हुआ हमें, तो मतलब ये क्वेश्चन हो गया था इजीली। दोनों का हमें वो निकालना था, इनका रेशो दोनों का निकालने के बाद हमारे पास अमाउंट भी आ जाएगा और प्रिंसिपल भी आ जाएगा। तो क्योंकि हमें अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना, उसके बाद तो ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। रेशो मेथड से आराम से हो गया था ये। उसके बाद एक क्वेश्चन था, दो कारें ए और बी हैं जो कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करती हैं और 2 घंटे कम समय लेती हैं। तो इसके लिए एक इक्वेशन बनानी थी, बस और कुछ नहीं था। x/35 माइनस x/45 इक्वल टू 2 घंटे क्योंकि दिया हुआ था, बस ये वाली इक्वेशन बनाई थी मैंने। उसके बाद क्योंकि x की वैल्यू निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, इसलिए मैंने ऑप्शन रखकर देखे थे यहाँ पर। स्टार्टिंग में तो मैंने इसमें से 5 कॉमन लिया था, 5 कॉमन लेने के बाद दूसरी साइड कुछ आ दिया था जहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो इसके बाद हो गया था मतलब ये क्वेश्चन। ऑप्शन रखने के बाद 1-2 ऑप्शन रखकर देखा था मैंने। अदरवाइज अगर बिना ऑप्शन के करते तो थोड़ा सा इसको निकालने में ना, एक्स की वैल्यू निकालने में टाइम लग जाता। और ये वाला क्वेश्चन था कि यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा करवाने पर 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो इसका था 3 गुना, क्योंकि 1 साल में 6 गुनी हो रही है, यानी कि कितना ब्याज आया है 1 वर्ष में नहीं 6 साल में 2 गुनी हो रही है, यानी कि 6 साल में 1 ब्याज आया है, तो 12 साल में 2 ब्याज हो जाएगा। 2 ब्याज में जब हम 1 प्रिंसिपल जोड़ देंगे तो पूरी टोटल जो अमाउंट होगा वो 3 होगा, यानी कि 3 गुनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया था। एक हिंदी का क्वेश्चन था कि कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, और ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है क्योंकि मैंने इसमें चूज किया था जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। मुझे ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर ठीक लग रहा था, लेकिन इसमें ये दिया हुआ है क्योंकि मुझे लग रहा था कि कृपया शायद इसमें आधा पे आना चाहिए था क्या। और इसका हिंदी का जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है वो था, एक जिसका उत्तर देखकर खंडन किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो मैंने इसका लगाया था प्रत्युत्तर, लेकिन इसमें जो एक्चुअल आंसर दिया है ये प्रयुक्त दिया हुआ है, प्रयुक्त होना चाहिए था इसका। और एक क्वेश्चन था कि हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा है। तो मैंने तो इसमें लगाया कि कर्ता कारक है, लेकिन इसमें इन्होंने संप्रदान दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है संप्रदान। लेकिन मुझे तो संप्रदान की वो वाली डेफिनेशन ज्यादा याद आ रही थी जिसमें बोला जाता है कि जब कोई चीज किसी को हमेशा के लिए दान में दे दी जाती है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। क्योंकि यहाँ पर तो हमेशा के लिए थोड़ी ना दिया, अपनी बहन को दिए तो मतलब वो कैसे ही तो दी होगी, ऐसे थोड़ी ना कि कोई चीज दान में जब दे दी जाती है, जब हमेशा के लिए दे दी जाती है। मुझे तो इतना ध्यान था कि तब संप्रदान कारक होता है, यहाँ पर तो मुझे कर्ता कारक ही लग रहा था, तो मैंने कर्ता चूज किया जो कि गलत ही था, संप्रदान ही होना चाहिए था आई थिंक, क्योंकि अगर ऑप्शन आंसर में दिया हुआ है तो। बाकी आप कुछ इसका एक्सप्लेनेशन आपको पता हो तो बता देना। और एक निरी का संधि विच्छेद पूछा हुआ था, ये भी मेरा गलत हुआ था। मैंने चूज किया था नी जमा री वाला और इन्होंने बताया था नी जमा ई वाला। एक जो रस का क्वेश्चन था इसमें रस पूछा हुआ था जो कि मैंने क्रोध रस चूज किया था, लेकिन इसका रोध रस होना था एक्चुअली में, क्योंकि इसमें देखकर तो इसका ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है। और जो एक क्वेश्चन था ना वो जी और पीएफ वाला जो मैं बता रही थी आप सभी को, जो लास्ट वाले मॉक टेस्ट में मैंने जब ये क्वेश्चन किया था मेरा गलत हुआ था। और इसमें जितने भी क्वेश्चन थे मेरे लास्ट टाइम ये गलत हुए थे, लेकिन इस बार सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ है, वो था ये वाला, जो कि मुझे समझ में नहीं आया था क्योंकि लेडीज वाले उसमें बताया हुआ था कि उसकी जो उन्होंने जॉब किया उसके बाद कुछ टाइम ऐड हो जाएगा, उसको फिर ऐसे ही जोड़ देंगे, तो वो वाला पार्ट समझ में नहीं आया था, जिसकी वजह से मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ। एक ही क्वेश्चन गलत हुए थे, बाकी हो गए थे। और एक था जनहित की अवधारणा को स्पष्ट एवं सर्वमान्य बनाने हेतु क्या चीज आवश्यक है। तो मैंने इसमें चूज किया था कि बी ऑप्शन चूज किया था कि सार्वजनिक हित को प्रमुखता दी जाए, लेकिन इन्होंने बोला है कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित किया जाए। तो इस वाले क्वेश्चन में तो मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि इन्होंने सी कैसे चूज किया है, क्योंकि हम पर्सनल अपना वो नहीं देख सकते ना बेनिफिट, हमें तो सिर्फ समाज के बारे में सोचना है। तो ये वाला मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने सी कैसे चूज किया। और एक क्वेश्चन था कि समाज में रहकर समाज विरोध कृत्य करने वाले असामान्य व्यवहार वाले लोगों को पहचान करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। तो मैंने तो चूज किया था मनोवैज्ञानिक। यहाँ पर मैंने अपना ज्यादा दिमाग लगा दिया और अपना वो वाला दिमाग लगा दिया जब मैं सीटेट वगैरह पढ़ती थी, तो वहाँ पर पैडागोजी के लिए जो हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं ना किसी बच्चे को पढ़ाते टाइम, तो मैंने बस वो मनोवैज्ञानिक इसलिए लगा दिया, जबकि यहाँ पर मनोवैज्ञानिक और कठोर होना चाहिए था, क्योंकि समाज विरोधी कृत्य करने वालों के लिए मनोवैज्ञानिक और कठोर तरह का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए था। ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। और एक क्वेश्चन था कि पुलिस का जनता में विश्वास बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। तो मैंने यहाँ पर चूज किया था कि संभ्रांत व्यक्तियों, महिला और बच्चाओं के साथ मानवता का व्यवहार किया जाए, और लेकिन उन्होंने बताया कि उपरोक्त दोनों, फर्स्ट वाला और बी वाला दोनों ही क्वेश्चन ऑप्शन ठीक होने चाहिए थे, तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ है।
और एक मैथ का क्वेश्चन था कि पहली 4 संख्याओं का औसत जो है 5वीं संख्या का 3 गुना है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत इतना है तो 5वीं संख्या बताइए। ये वाला क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ था, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ था ये। और इसके बाद जो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन देखा उससे भी अभी मुझे समझ में नहीं आया है ये। बाकी इसको दोबारा से कर देखती हूँ कि कैसे होगा ये। और इसके बाद एक क्वेश्चन था जिसमें ये 6 छात्रों का क्वेश्चन तक दिए हुए थे और एक तालिका सी बनाई हुई थी। इसको मैंने सोल्व कर दिया ऐसे ही, सभी के डायरेक्ट जितनी वैल्यू दी हुई थी सबको ऐड किया, उनका परसेंटेज निकाला। लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पर स्टार्टिंग में ना सबसे ऊपर उनका ओवरऑल जो अधिकतम मार्क्स होते हैं ना वो भी दिए थे 75, 80, 100। तो इसमें से मैंने वो नहीं निकाला, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन में गलत हुआ है। मतलब मैंने किया ही नहीं था ये, क्योंकि आया नहीं था मेरा इसका आंसर। तो बस इतना ही था। और अगर अब मैं ओवरऑल स्कोर की बात करूँ तो ओवरऑल 231 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए हैं। मतलब 231 मेरा स्कोर हुआ है, 300 में से 231 स्कोर हुआ है। करेक्ट क्वेश्चन जो है वो 120 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 18 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 12 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। पिछली बार की अगर मैं बात करूँ तो पिछली बार भी मेरा ऐसा ही था स्कोर। पिछली बार का स्कोर मेरा 233 था आई थिंक। तो उसमें मेरे स्कोर कम इसलिए था क्योंकि पिछली बार का पेपर आसान था, लेकिन पिछली बार वाले सेट में ना मुझे जी वाले पीएफ वाले क्वेश्चन नहीं आते थे। लेकिन इस बार मेरे ये वाले भी ठीक हुए हैं। और कहीं ना कहीं मैंने 1-2 तुक्के भी लगाए हैं, जो कि सीधी सी बात है, मैथ और रीजनिंग में तो हम नहीं लगा सकते तुक्के वगैरह। जो भी हमें आंसर पता होता है हमें वही लगाना होता है। लेकिन हिंदी और जीएस में ही हम कर सकते हैं, जहाँ पर हमें चांसेस लगते हैं कि 50-50 हो सकते हैं कोई लॉजिक लगाकर। जिस तरह से मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन भी किए कि क्या लॉजिक लगाकर मैंने किया और क्यों ठीक भी हुए हैं वो, क्योंकि एक्चुअली में होता है ऐसा। तो 231 पूरा स्कोर बना है टोटल 300 में से, जिसमें 120 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 18 क्वेश्चन गलत हैं, 12 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। तो बस इतना स्कोर बना है। तो बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर देना, मैं आप सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।